नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां राजकीय पशु चिकित्सालय एवं कृत्रिम गर्भाधान केंद्र पर तैनात डॉक्टर और कर्मचारी दिखे नदारद। आगे बात करेंगे नोएडा की, जहां सेक्टर 94 पोस्टमार्टम हाउस से अमानवीय व्यवहार का वीडियो हुआ वायरल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। मेक एनिमेशन ने छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए लैपटॉप वितरण समारोह का आयोजन कॉर्पोरेट पार्क संजय पैलेस स्थित कार्यालय में किया। इस अवसर पर 5 छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए गए। लैपटॉप पाकर बच्चों के चेहरे खिले और उन्होंने खुशी जताई। समारोह में डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत ए सागर और डायरेक्टर तन्वी मेहरा सागर ने बताया कि ये वितरण मेक एनिमेशन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया है। लैपटॉप से छात्र छात्राओं को एनिमेशन और अध्ययन से संबंधित कार्य करने में आसानी होगी। उन्होंने बताया कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट में एनिमेशन में करियर बनाने वाले युवाओं को प्रेरित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया गया है। छात्र छात्राओं ने कंप्यूटर प्राप्त करने पर संस्थान निदेशकों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अखिलेश वेदांत भी उपस्थित रहे। मैक के 25 साल पूरे होने पर हमने कुछ बच्चों को लैपटॉप दिए हैं। आज मैं उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूं, जिन्होंने अपनी मेहनत से यहाँ बहुत अच्छा काम करा, जिसके उपलक्ष्य में उन्हें लैपटॉप दिए गए। देखिए, मैक एक संस्था एनिमेशन गेमिंग वीएफएक्स में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। पिछले 25 वर्ष से हम लोग इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इस संस्था के द्वारा लाखों बच्चों को एनिमेशन वीएफएक्स गेमिंग में कोर्सेज कराए गए हैं, जो आज विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। मूवी मेकिंग, वीएफएक्स, गेमिंग, सभी जगह पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं। 25वां वर्ष के उपलक्ष्य में हमने इस साल जो 2 साल का कोर्स था, उसमें फ्री लैपटॉप की एक स्कीम चलाई है। जो बच्चे 2 साल कोर्स में एडमिशन लेंगे, उनको लैपटॉप की आवश्यकता पड़ती थी, तो हमने एक फंड से सभी बच्चों को, जिन्होंने 2 साल से ऊपर के कोर्सेज लिए, लैपटॉप वितरण किया। ये कार्यक्रम का 3रा संस्करण है आज। तीसरी बार हम लैपटॉप वितरण कर रहे हैं आज, और हम चाहते हैं कि इस लैपटॉप का बच्चे ज़्यादा सारा उपयोग करें, घर पे प्रैक्टिस कर सकें, ट्रैवलिंग में प्रैक्टिस कर सकें, जिससे बच्चे का समय का सदुपयोग हो सके। कितने लैपटॉप दिए? हम 50 लैपटॉप अभी तक दे चुके हैं। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर के मालीपुर स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय एवं कृत्रिम गर्भाधान केंद्र पर तैनात डॉक्टर और कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर व कर्मचारी समय से ड्यूटी पर नहीं पहुंचते, जिससे दूर दराज से आए किसान बिना इलाज के निराश होकर लौटने को मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि जब वे अस्पताल पहुंचते हैं तो अक्सर ताले लटके मिलते हैं। पूछने पर कर्मचारियों की तरफ से यही जवाब दिया जाता है कि कहीं गए हुए थे। यही नहीं, पशु चिकित्सालय परिसर में चारों ओर गंदगी फैली है, साफ सफाई का पूरी तरह अभाव है, जिससे बीमार पशुओं और किसानों को भारी परेशानी हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार अधिकारियों की नज़र इस लापरवाही पर पड़ेगी या फिर किसान ऐसे ही व्यवस्था की मार झेलते रहेंगे। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश यादव की रिपोर्ट। बहेड़ी नगर के मोहल्ला शाहगढ़ में संपत्ति विवाद को लेकर हुई लड़ाई में सगे बेटे और पोतों ने 90 वर्षीय बुजुर्ग की ईंटों से पीट कर हत्या कर दी। दरअसल शाहगढ़ निवासी जीवन लाल के मुताबिक उसके घर में संपत्ति को लेकर उसके पिता और भाइयों का उसके दादा से बीते कुछ समय से विवाद चल रहा है। जीवन लाल के मुताबिक बीती रात करीब 9 बजे उसके पिता और भाइयों की उसके दादा मुन्ना लाल पुत्र गिरधारी लाल से पहले कहा सुनी हुई और फिर देखते ही देखते उन लोगों ने बुजुर्ग से मारपीट कर दी और ईंटें लेकर हमलावर हो गए और बुजुर्ग के पेट पर ईंटों से ताबड़तोड़ वार किए, जिसके चलते बुजुर्ग की हालत बेहद गंभीर हो गई। किसी तरह बचाकर बुजुर्ग को सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर ने बुजुर्ग को मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेने के बाद पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। क्या नाम है आपका? जीवन लाल। कहाँ रहते हो? सागर। जिनकी मौत हुई है कौन है आपके? दादा। कैसे मौत हुई, क्या मामला है? ये राजू ने शंकर ने मिश्री डालने ईंटें मारी थी। क्यों, क्या बात हो गई थी ऐसी? कुछ नहीं, ऐसे ही मतलब विवाद रहता है इनका दारू पी के। अच्छा, कितने लोग थे मारने वाले? 3। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट।
हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में एक विवाहिता की घर में अकेले रहते हुए चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना पर एसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार मृतका रीता शर्मा अपने पति राहुल शर्मा के साथ मोहल्ला मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में रहती थी। उनका बेटा मेरठ में अपने दादा के पास रहता है। मंगलवार सुबह बेड पर उनका शव खून से लथपथ मिला। गर्दन और चेहरे पर चाकू से कई वार थे। रुस्तमपुर में घटना हुई है, इसका पूरा प्रकाश डालेंगे। एक रीता शर्मा नाम की महिला है, जिनके राहुल शर्मा की पत्नी है। इनकी यहाँ पर हत्या हुई है मोहम्मदपुर रुस्तमपुर में, और किसी लगता है नुकीली वस्तु से प्रहार करके उनकी हत्या हुई है। मृतका रीता शर्मा के परिजन आ गए हैं और वो राहुल शर्मा जो उसका पति है उसके ऊपर संदेह व्यक्त कर रहे हैं। अभी पूरे घटनाक्रम में यहाँ फील्ड यूनिट की टीम हमारी मौके पर आ गई है। सारे साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं और साक्ष्यों के आधार पर अतिशीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी। क्या कोई इसमें सर घटना में धारदार हथियार का भी प्रकाश में आ रहा है? हाँ, नुकीले और धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया। सर जो इसमें पहले चोरी का मामला सामने आ रहा था, सर वो नहीं, वो सब फेक है और फर्जी घटनाएं, मतलब घटना को रूप देने की कोशिश की गई है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर फैजुल्लागंज वेटलैंड में वन विभाग और WWF इंडिया के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभागीय वनाधिकारी मुरादाबाद अविनाश पांडे थे। कार्यक्रम में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ठाकुरद्वारा सहित अन्य कॉलेजों के लगभग 200 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वन विभाग के अधिकारी, स्थानीय किसान और ग्रामीण समुदाय सहित कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। परिवर्तन दी चेंज संस्था के कपिल कुमार, बर्ड वॉचर वृंदा बजाज और हिंदू कॉलेज की सेवानिवृत्त प्रोफेसर अनामिका त्रिपाठी ने विशेष रूप से कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्य अतिथि अविनाश पांडे ने शहरी क्षेत्रों में आर्द्रभूमियों के घटते अस्तित्व पर चिंता व्यक्त करते हुए इनके संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया। इस दौरान बर्ड वॉचर वृंदा बजाज ने पक्षियों की पहचान और वेटलैंड में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की जानकारी दी। कार्यक्रम का समापन सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए किया गया। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा तनु शर्मा। हाँ, आपने क्या देखा यहाँ पर? बेटा दिखाई दे रहा है ना बर्ड्स। कौन से स्कूल से आए आप? सेंट जोसेफ इंटर कॉलेज। अच्छा, कहाँ पे है स्कूल ये? लोकेटेड इन काशीपुर चुंगी। बताइए। लोकेटेड काशीपुर चुंगी। तो आपने यहाँ पर क्या देखा? फैजुल्लागंज वेटलैंड है ना। सर क्या कहना चाहेंगे जैसे आज विश्व आर्द्र दिवस है, जो प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है और ये वर्ष 1997 से लगातार मनाया जा रहा है। इस वर्ष की जो आर्द्र दिवस की थीम थी वो है आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। तो हमारे पास जो पारंपरिक ज्ञान है नम क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए, वो आज हमने 4-5 विद्यालयों के बच्चों को बुला करके सबको बताया है और उनको नम भूमि, उनमें पाए जाने वाले पादप, जीव जंतु, उनके बारे में बताया है। और ये कोशिश की है कि इन बच्चों में इस तरीके का ज्ञान पैदा हो और रुचि पैदा हो कि ताकि भविष्य के अच्छे और जिम्मेदार नागरिक बन सकें। किस प्रकार से जागरूक कराया आपने बच्चों को? बच्चों को हम लोगों ने कई तरीके से कहा है कि जैसे आप अपने आसपास जो ज़मीनों में वेजिटेशन पाया जाता है, चिड़ियाँ पाई जाती हैं, पानी का जो बड़े बड़े तालाब हैं, इनको आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि किस तरीके से हमारे जीवन में प्रभाव डाल रहे हैं। हर पक्षी हमारे जीवन में ज़रूरी है, जीवन चक्र में इनका एक रोल है। एक मैडम अनामिका त्रिपाठी जी ने बताया किस तरह डोडो पक्षी के कारण एक पूरा वृक्ष समाप्त हो चुका था। तो ये जीवन एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर है। हम अकेले इस धरती पर नहीं जीते रह सकते हैं। हमारे साथ में जो अन्य जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, जब वो साथ रहेंगे तभी हमारा जीवन सुरक्षित रह पाएगा। आज का जो बच्चा है सोशल मीडिया की कैद में हो गया है, तो आपका ये प्रयास सफल हुआ है? देखिए, सोशल मीडिया में बच्चे रात दिन लगे रहते हैं, उनकी एक दिनचर्या बदल गई है, देर रात तक जगते हैं। तो हम लोगों ने उनको फील्ड में लाया है और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रकृति से आप जुड़िए और अच्छे नागरिक बनिए। तो कोशिश है हम लोगों की कि भाई इन बच्चों को एक नया बीज इनके अंदर डाल सकें ताकि भविष्य के जिम्मेदार नागरिक बन सकें। सर आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद आलम है और मैं WWF इंडिया में कोऑर्डिनेटर हूँ मुरादाबाद में। आलम जी, आज जो है यहाँ पर स्कूल के बच्चों को लेकर साथ में कुछ दिवस मनाया जा रहा है, क्या मामला है? जी, ये देखिए, प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को
वर्ल्ड वेटलैंड डे का सेलिब्रेशन किया जाता है। और इस तरह का जो सेलिब्रेशन है इसका उद्देश्य ये रहता है कि लोगों में वेटलैंड के प्रति, उसके संरक्षण के प्रति जागरूकता उत्पन्न की जाए। इसके लिए ख़ासकर जो स्कूली बच्चे हैं उनको यहाँ पर हम एक कार्यक्रम करके आमंत्रित करते हैं, उनको बुलाते हैं। और जिस तरीके से हम खड़े हैं आज फैजुल्लागंज एक वेटलैंड ये है, 6 हेक्टेयर का ये वेटलैंड है और काफ़ी समय से इस वेटलैंड को कंजर्वेशन करने के लिए जो है प्रयासरत है ज़िला प्रशासन, वन विभाग और हम लोग। तो इसमें कुछ जो इश्यूज़ पहले आइडेंटिफाई हुए थे, जैसे वीडिंग का इसमें इशू था, तो वीड वगैरह का डीवीडिंग का काम इसमें कराया गया है। और इसके अलावा और भी कई ऐसे इसमें काम हैं जो भी होने बाकी हैं। तो मेन जो तात्पर्य है इसको वेटलैंड को कंजर्व करने का वो यही है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पक्षियों की प्रजातियाँ जो हैं वो आती हैं। खासकर अगर आप देखेंगे कि जाड़ों के दिनों में जो प्रवासी पक्षी हैं वो अलग अलग स्थानों से प्रवास कर करके इस वेटलैंड के ऊपर आते हैं। तो इन प्रवासी पक्षियों के लिए उनका एक नेचुरल हैबिटेट यहाँ पर उनको मुहैया कराने के उद्देश्य से इस वेटलैंड का जो है कंजर्वेशन का काम किया जा रहा है। और विश्व क्योंकि आर्द्रभूमि दिवस आज है 2 फरवरी को, हम सभी लोग जानते हैं, तो ऐसे में बच्चों को यहाँ बुलाकर अलग अलग तरह की प्रजातियों की जो पक्षी यहाँ पर मौजूद होते हैं उनके बारे में उनकी जानकारी उनको दी जाती है। उनको बताया जाता है कि किस तरीके से वो पहचान कर सकते हैं अलग अलग तरह के पक्षियों की, जिसमें प्रवासी पक्षी भी हैं, जो वहाँ के लोकल जो हमारे इस इलाके के पक्षी हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाती है। इसके अलावा हम लोग जल की गुणवत्ता या जो वेटलैंड की हेल्थ असेसमेंट है उसके बारे में भी यहाँ बच्चों को एक डेमोन्स्ट्रेशन कराएंगे अभी, ताकि उनको ये पता चले कि किसी भी वेटलैंड को किस तरीके से कंजर्व किया जाता है, क्या उसके स्टेप होते हैं, और ये कि उसकी जो पूरी इकोलॉजी है, जो उसका एक इकोसिस्टम होता है, जो पर्यावरणीय उसका तंत्र होता है, वो किस तरीके से काम करता है, इसके बारे में भी यहाँ पर जो है डिटेल में बच्चों को जानकारी दी जाएगी। तो जल की गुणवत्ता कैसे माप सकते हैं हम, कैसे हम पक्षियों के बारे में, उसकी पॉपुलेशन के बारे में वैज्ञानिक तरीके से हम जो है समझ सकते हैं, इस तरह की सोच और समझ जो है इन बच्चों के अंदर विकसित करने का जो है उद्देश्य यहाँ पर रहता है। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 94 पोस्टमार्टम हाउस से अमानवीय व्यवहार का वीडियो वायरल हुआ है। आरोप है कि पैसे ना देने पर कर्मचारियों ने शव को नहीं छुआ। परिजनों को खुद शव पैक कर अंतिम संस्कार की तैयारी करनी पड़ी। स्ट्रेचर ना मिलने के कारण शव जमीन पर रखा गया। वीडियो वायरल होने के बाद सीएमओ की निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। नोएडा से सीनू संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। नोएडा पुलिस ने अंतर्राज्यीय मोबाइल फोन स्नैचिंग और दोपहिया वाहन चोरी के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से निशानदेही पर चोरी किए गए 12 दोपहिया वाहन और मोबाइल फोन स्नैचिंग की बिक्री से प्राप्त 2000 रुपये नकद। अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि वे चोरी से पहले इलाके की रैकी करते थे और मोटरसाइकिल या स्कूटी चोरी करने के बाद उनका इस्तेमाल मोबाइल फोन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने के लिए करते थे। पुलिस के अनुसार दोनों अभियुक्तों के खिलाफ दिल्ली एनसीआर के विभिन्न थानों में पहले भी दर्जनों मामले दर्ज हैं। नोएडा के थाना फेज 1 पुलिस ने इस बड़ी कार्यवाही को अंजाम देकर स्थानीय अपराध नियंत्रण में सफलता हासिल की है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सीपी मैम के निर्देशन में कई सारी टीमें बनाई गई हैं। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के खिलाफ कई सारे ऐसे गैंग बस्ट किए गए हैं जिनसे अच्छी रिकवरी हुई है और अच्छे गैंग उसमें ऑपरेट करते थे, वो लगातार क्षेत्र में वो पकड़े गए हैं। इसी क्रम में एडीसीपी नोएडा और एसीपी सेकंड के नेतृत्व में ये टीमें लगी हुई थी, लगातार अभियान कर रही थी। फेज 1 ने एक गैंग पकड़ा है जिसमें राहुल उर्फ रॉबर्ट और इसका एक अन्य साथी नावेद, ये दोनों पकड़े गए हैं। ये दिल्ली, एनसीआर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़ आदि अन्य स्थानों पर लगातार चोरी की घटनाएं करते थे। ये व्हीकल चोरी करते थे और उसके बाद उन चोरी की व्हीकल का उपयोग ये लोग मोबाइल स्नैचिंग और छेड़छाड़ आदि में करते थे। अभी ये गिरफ्तार हुए हैं। इनकी निशानदेही पे 1 दर्जन बाइक बरामद हुई हैं। जब इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई तो राहुल उर्फ रॉबर्ट जो है, ये इसके ऊपर 24 मुकदमे दर्ज हैं, लगभग 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में। और ये इस क्षेत्र का काफ़ी मशहूर टाइप का अपराधी है जो लगातार बहुत डेयरिंग के तरीके से लगातार अपराध कर रहा था। और इसका अन्य साथी जो नावेद है, इसके ऊपर 8 आपराधिक इतिहास है, दिल्ली और गाजियाबाद, नोएडा में दर्ज है। इनको गिरफ्तार किया गया है, इनके पास से बरामदगी सुनिश्चित की गई है और अभी जेल भेजा जा रहा है।
ऐसे जितने भी अपराधी हैं उनके खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अन्य स्थानों पे भी कई सारी टीमें दबिश दे रही हैं, कार्रवाइयां कर रही हैं और भविष्य में भी ऐसे अपराधियों के खिलाफ नोएडा में सख्त कार्रवाइयां की जाती रहेंगी। सर, इसकी गैंग में कितने लोग? मुख्य रूप से 2 लोग थे जो लगातार ये चोरियां कर रहे थे और ऑन डिमांड लोगों को बेचते थे, मोटरसाइकिल बेचते थे और कुछ अपराधियों को भी ये सप्लाई किया करते थे, जिससे वो लोग अन्य अपराधों में उन बाइकों का इस्तेमाल किया करते थे। जैसे चोरी हुआ, हत्या हुआ, तमाम अपराधों में उन बाइकों का इस्तेमाल किया करते थे। इसमें से 12 मोटरसाइकिल में लगभग 8 मोटरसाइकिलें कनेक्ट हैं और इसके अलावा अन्य मोटरसाइकिलों को कनेक्ट कराया जा रहा है। ये 2 पहिया वाहन ही करते थे या टारगेट या 4 व्हीलर भी करते? मूल रूप से 2 पहिया करते थे क्योंकि उसको खपाना ज़्यादा आसान है और उसके अलावा भी कभी मौका मिलता था तो 4 पहिया भी करते थे, क्योंकि अन्य मुकदमे जो 2 दर्जन हैं इनके, उसमें कई सारे ऐसे मुकदमे हैं जिनमें कई सारी गाड़ियां बरामद हैं। तो ये लगातार सैकड़ों की चोरियां कर चुके हैं, क्योंकि इनका आपराधिक इतिहास ही 2 दर्जन के आसपास का है। तो सैकड़ों चोरियां लगातार क्षेत्र में दिल्ली NCR रीजन में कर चुके हैं और लगातार ये आपराधिक गतिविधियां चला रहे हैं। स्नैचिंग करते थे, कौन सी बाइक से करते थे? ये चोरी, हाँ, ये चोरी की बाइक जो भी होती थी उसमें वो स्वयं और उनके अन्य साथी, कई साथी इनके हैं जो अभी पहले भी गिरफ्तार हुए हैं, नोएडा पुलिस की टीमों ने गिरफ्तार किया है। तो वो सब मिल करके चोरियां किया करते थे और चोरी की बाइक से घूम घूम करके स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग वगैरह भी करते थे। इस तरीके से लगातार क्षेत्र में ये लोग घूम घूम करके कार्रवाइयां कर रहे थे, घटनाएं कर रहे थे। नहीं, कई टाइप के मुकदमे हैं इसमें और ये साउथ दिल्ली, महरौली क्राइम ब्रांच दिल्ली, बसंत कुंज दिल्ली और हौज खास दिल्ली और इसके अलावा अम्बेडकर नगर साउथ दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर दिल्ली, इस तरीके से तमाम जगह इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। ये जो गाड़ियां चोरी करते थे वो अपने कुछ साथियों को बेचते थे, जिनके माध्यम से ऑन डिमांड लोगों को सप्लाई कर दिया करते थे। इसके अलावा जो मोबाइल और ये सब चोरी करते थे वो पालिका बाजार में ले जाकर के दिल्ली में बेचा करते थे। कोई मोबाइल भी बरामद है इनके पास? मोबाइल नहीं, उनको बेच करके जो पैसे बरामद हुए थे वो बरामद हुए। हाँ, काफी गाड़ियां कनेक्ट हुई हैं, बाकी कुछ गाड़ियों को और कनेक्ट कराया जा रहा है। नोएडा से सीनू संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने थाना कोतवाली नगर क्षेत्र अंतर्गत घंटा घर एवं बाजार क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति का निरीक्षण करने के लिए पैदल गश्त और चेकिंग अभियान संचालित किया। इस दौरान उनके साथ सीओ सिटी IPS प्रशांत राज हुड्डा और प्रशिक्षु IPS मोहम्मद आफ्ताब आलम भी मौजूद रहे। अभियान के दौरान पुलिस बल ने बाजार, मुख्य मार्गों, बैंक, ATM परिसरों तथा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों एवं राहगीरों से संवाद कर सुरक्षा संबंधी जानकारी प्राप्त की गई। संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की भी सख्ती से चेकिंग की गई। SP ने पुलिस कर्मियों को सतर्क रहने और ड्यूटी के दौरान सजग रहने के निर्देश दिए। इस कदम से अपराधियों में डर पैदा करने के साथ साथ आम लोगों को सुरक्षित महसूस कराने का प्रयास किया गया। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता मुकेश जायसवाल की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।